और बाकी रकम? तारिक ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए नर्म आवाज में एहतजाज किया। पकड़ो उसे। वो तारिक को जवाब देने की बजाय अपने साथी से मुहातिब होकर बोला, 109 में अंदर करेंगे इस सवारा गर्द को। वारदात के लिए मौका तलाश करता फिर रहा है इतनी रात को, और फिर हमारे मुंह लगता है। और इस घड़ी की रसीद किधर है? दूसरे सिपाही ने आसपास मैदान साफ देखते हुए तारिक की बाएं कलाई पर झपटा मारा और रिस्ट वॉच उतार कर उसका मुआयना करता हुआ बोला, सूरत फकड़ों जैसी और फ्यूर लगाए घूम रहा है। मुझे तो ये भी चोरी की मालूम होती है, ये मेरी अपनी है। तारिक गुस्से और बेबसी के आलम में बोला, कोई रसीदें साथ नहीं लिए फिरता, तुमने समझा क्या है मुझे? लगाओ जी 109 इस पर। इसने बंदूक कंधे से लटकाते हुए कहा। हवालात का शौकीन मालूम होता है, बैद पड़ेंगे तो सब कबूल देगा। इसी वक्त रिक्शा ड्राइवर अपनी नशिस्त से उतर आया और तारिक की कमर में हाथ डालकर उसे पिचकारते हुए हमदर्दाना लहजे में बोला, आ जाओ बाबूजी, क्यों संतरी बादशाहों से उलझ रहे हो? हवालात ले गए तो मट्टी खराब हो जाएगी। तारिक बेबसी से सिपाहियों को घूरता हुआ रिक्शे में जा बैठा और ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट करके आगे दौड़ लगा दी। किसी सिपाही ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की थी। तुम्हारा मुकद्दर खराब था बाबू, ड्राइवर हमदर्दाना लहजे में बोला। घड़ी और पैसे तो गए ही थे, ज्यादा बहस करते तो चटांग भर चर्च तुम्हारी जेब में डालकर बरामद कर लेते और हवालात में बंद कर देते। रात बेरात रिक्शा टैक्सी में सफर करना इसीलिए लोग छोड़ रहे हैं। हाँ, प्राइवेट कार में लाश लेकर भी शहर में घूमते रहो तो कोई माई का लाल तुम्हें नहीं रोकेगा। उसके आखिरी तबसरे पर तारिक चौंका, मगर फिर पुरसकून हो गया क्योंकि रिक्शा ड्राइवर ने वो बात महज मिसाल के तौर पर कही थी। रिक्शा ड्राइवर खासा शरीफ आदमी मालूम हुआ। तारिक नाजिमाबाद उतरा तो उसने मीटर से 2 रुपये तो कजा, असल किराया भी लेने से इनकार कर दिया। उसकी दानिश में तारिक मजलूम था जिसके वो ज्यादती कर रहा था पैसे लेकर। पिछली रात बहुत हंगामा हेजी रही। डैनी ने एक बोझ से मर्जीना और मोहनदास के खिलाफ मुहबरी कर दी और पुलिस ने अपनी फहरिस्त से बाहर के सड्डे पर छापा मारने में नहायत चाबकदस्ती का मुजाहिरा किया था। गालिबन इतला मिलने के बाद ही भारी नफरी ने इस महारत का मुहासरा कर लिया। पूरा अफसरान काफ़ी देर तक घंटियां बजाते रहे, फिर दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर मौत का सा सकूत छाया रहा। आहर जब पुलिस की मौजूदगी का ऐलान करके दरवाज़ा तोड़ने की धमकी दी गई, मोहनदास ने दरवाज़ा खोल दिया जिसका सुता हुआ इस्तहवानी चेहरा खौफ से जर्द पड़ रहा था और अंदर से मर्जीना की गालियों की आवाज़ें आ रही थीं। अंदर मर्जीना कोकेन के नशे में धुत थी और मोहनदास उसके पांव दाब रहा था। उसने छापा मारने वाले पुलिस अफसरान को बताया कि मर्जीना जवानी से स्कीम थी और मोजी नशे की आदी थी। जब वो धुत हो जाती थी उसके पंडलियों में शदीद दर्द शुरू हो जाता था और मोहनदास किसी सादतमंद शोहर की तरह उस वक्त तक मर्जीना की पंडलियां दबाता रहता जब तक वो गाफिल होकर गहरी नींद ना सो जाती थी। अगर एक लहजा के लिए भी मोहन के हाथ रुकते तो मर्जीना तड़प तड़प कर उसे गालियां देना शुरू कर देती थी। इसी तमाशे की वजह से हर शाम वो दोनों अपने घर महसूर हो जाते। उसके मकान से रोसी वाडका की 80 बोतलें और मुख्तलिफ ब्रांड की स्काच की 138 बोतलें बरामद हुई, जो मोहनदास के बयान के मुताबिक एक दिन पहले उन्होंने खरीदी थी। इस तरह डैनी के इस क्यास की तौसीक हो गई कि मर्जीना के पास वाडका का खासा जहीरा आ गया था, जिसे वो किसी न किसी तरह अपने ग्राहकों को सन मुंडने की फिक्र में थी। डैनी ने यह तफसील मजे ले लेकर सुबह के अखबार में पढ़ी, वरना रात को तो वो पुलिस को इत्तला देने के लिए बेफिक्री से लंबी तान कर सो गया था। वो अखबार के आखिरी सफ़े पर पहुंचा तो उसकी सरसरी नज़रें एक 3 कारबी सुर्खी पर मरकूज होकर रह गईं। पुलिस की एक गश्ती जमात बिल एरिया में गलबाई के करीब मशकूक हालत में खड़ी हुई थी। सफ़ेद फोक्स वैगन दरियाफ्त की थी जिसके उकबी पायदान में दराज कामत और मजबूत बदन वाले शख्स की ताज़ा लाश पड़ी हुई थी। लाश की हालत से जाहिर था कि मतवफ़ी पर उकब से चंद गज़ के फासले पर बड़े बोर के पिस्तौल से फायर किया गया था और गोली बाएं पहलू में दिल को छेदती हुई सीने से पार हो गई थी। इसकी दरियाफ्त रात गए ऐसे वक्त अमल में आई कि अखबार के आखिरी कापी तबाद के लिए तैयार के आखिरी मरहले में मौजूद थी। लिहाजा मुतवफ़ी के बारे में ज़्यादा तफसीलात दस्तियाब न हो सकी, लेकिन डैनी के लिए मामले की तह तक पहुंचना दुश्वार न था क्योंकि पिछली रात ट्रांसमीटर पर बोस की ज़ुबान से बाएं टांग पर लंगड़ाने वाले किसी दराज कामत का जिक्र सुनते ही उसका जहन ईसा खान के मोतमिद हास मुकर्रब खान की तरफ गया था, जो दिन की जद में न आने के बावजूद भी मशकूक सरगर्मियों में मुलविस रहा करता था। उसे यकीन था कि मुकर्रब खान के कत्ल में पिछली रात जिस गुफ्तगू का दखल ज़रूर था, फिर उसे अफसोस होने लगा कि वो रात अपने मामूल से पहले क्यों सो गया। ऐन मुमकिन था कि बाद में या पुरस्कार शख्स या जहांगीर ने उससे राब्ता कायम करना चाहा हो और नाकामी हुई हो। उसे एक बेनाम सी खलिश सताने लगी। दूसरा ट्रांसमीटर मिलने के बाद पहली खराबी तो ये हुई कि जहांगीर को बराह रास्त B4 से राब्ते की इजाज़त मिल गई और दूसरी खराबी मुकर्रब खान के मुकद्दर में वाक़या हुई थी, जिसके इसरार रोमोज से डैनी यकसर ला इल्म था। हर नई जिम्मेदारियों के साथ उसे बकिया लोगों से दूर रहने की हिदायत की गई थी, वरना वो किसी से मिल बैठकर पूरी सूरत हाल से आगाही हासिल करने की कोशिश करता। ये बात डैनी के लिए एक नई दरियाफ्त थी कि B4 की गैर हाजिरी उसके ट्रांसमीटर कॉल्स
वो औरत रिसीव करती थी, उसका जहन फिर उसी औरत की तरफ गया जिससे वो एनी जोला के हवाले से मिला था। मगर फ़ौरन ही उसे ये ख्याल सर से झटक देना पड़ा क्योंकि ट्रांसमीटर वाली आवाज़ गुलशन इकबाल वाली औरत की आवाज़ से यकसर मुख्तलिफ थी। कोई खास पैगाम नहीं। डैनी ने चौंक कर जवाब दिया, दोबारा रायता कायम कर लूँगा, ओवर एंड ऑल। फिर वो जहांगीर से राब्ते की कोशिश करने लगा और उसमें भी फौरी कामयाबी हुई। जहांगीर पहले ही पैगाम के जवाब में लाइन पर आ गया, रिपोर्ट ओवर। डैनी ने उसका जवाब सुनते ही अपनी बदली हुई मखसूस आवाज़ में मुबहम सा सवाल किया, शायद आपको इल्म होगा कि रात B4 ने मुझे तारिक के मकान के लान में एक लाश की मौजूदगी की इत्तला दी थी। जहांगीर बताने लगा और डैनी खामोशी से सुनता रहा। दरअसल हमारा एक आदमी पहले से उस लंगड़े का पीछा कर रहा था, ये मुझे B4 से मालूम हुआ। बहरहाल तारिक ने हिदायत के मुताबिक लंगड़े की लाश उसी की कार में डालकर मिल एरिया में छोड़ दी, जहां से वो पुलिस के हाथ लग गई। तारिक ने अपने हादसे से वारदात का हर निशान मिटा दिया है, ओवर। ये रिपोर्ट तुम्हें बराह रास्त B4 को देनी थी। डैनी ट्रांसमीटर में किसी भेड़िए की तरह गराया, मैं अपने मामले की रिपोर्ट चाहता हूँ, ओवर। सॉरी सर, जहांगीर गड़बड़ा गया। दरअसल वो वाक़या मेरे जहन पर सवार है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमारे आदमी उस सिरत से कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने हकाम जारी कर दिए थे। चंडू से विलायती शराब तक हर नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज के अखबार में मर्जीना के अड्डे पर छापे की खबर है। हो सकता है कि ये कार्रवाई हमारे ही किसी आदमी की एमा पर की गई हो, ओवर। मुझे जल्द से जल्द नताइज चाहिए, D2। डैनी ने उसे मुतनबा किया, गैर ज़रूरी बातों के बारे में सोचकर अपनी जहनी सलाहियतें बर्बाद ना करो। B4 हम दोनों का सरबराह है और अगर अपने वसाइल से काम लेने पर तुल जाए तो उससे ज़्यादा मुहय्यरुल माकूल काम सर अंजाम दे सकता है। ओवर एंड ऑल, डैनी ने आखिरी फिक्रे महज ये सोचकर कहे थे कि B4 की नियाबत करने वाली अपने ऑपरेटर्स पर उन दोनों की गुफ्तगू सुन रही होगी। दिन में डैनी टोक्यो के सफ़र की तैयारी में अपने ट्रैवल एजेंट के साथ मसरूफ़ रहा, लेकिन उसकी इस वक्त खुशी हुई जब वीज़ा ज़र मुबादला और KLM का कन्फर्म्ड टिकट उसके हाथ में आ गया। इस वक्त 3:30 बज रहे थे, लेकिन डैनी फैक्ट्री वापस जाने की बजाय घर की तरफ हो लिया। वो B4 की कॉल का इस कदर शिद्दत से मुंतज़िर था कि बाथरूम में नहाते हुए भी उसने ट्रांसमीटर एक रैक पर रखा हुआ था। शाम के 6 बजे दूसरे ट्रांसमीटर पर टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी तो वो दौड़ता हुआ अपने कमरे में जान पहुंचा। दरवाज़ा बंद करके ऑपरेटर्स बंद कर दिया। B4 कॉलिंग D2, ओवर। आवाज़ सुनाई थी और डैनी का मुंह लटक गया। बॉस गैर ज़रूरी तौर पर जहांगीर को इस पर फोकियत दे रहा था। D2 रिसीविंग सर, ओवर। दूसरी आवाज़ जहांगीर की थी, स्टैंड बाय राबू, और गौर से एक एक लफ्ज़ सुनता रहा। मैं D1 को एक अहम काम सौंप रहा हूँ जो अगर आज मुकम्मल ना हुआ तो तुम्हें संभालना होगा। बॉस की गनुदा आवाज़ सुनाई दी। फिर कदरे तोक़ुफ़ के बाद उसने डैनी के लिए सिग्नल नशर किया, जिसका जवाब डैनी ने हस्बे मामूल बदली हुई आवाज़ में दिया। बॉस से दूसरे ट्रांसमीटर पर वो अपनी असली आवाज़ में गुफ्तगू करता था, क्योंकि इस ऑपरेटर्स पर किसी दूसरे के सुनने का इम्कान नहीं था। लेकिन उस वक्त जहांगीर भी गुफ्तगू सुन रहा था, लिहाजा दूसरी शख्सियत बरकरार रखना ज़रूरी थी। मर्जीना की तबाही में किसका हाथ है, D1, ओवर। बॉस ने सवाल किया। मैंने ही पुलिस को उधर मुतवज्जा किया है सर, डैनी ने बदली हुई खुरदरी आवाज़ में कहा। वो अरसे से मेरी निगाह में थी, ओवर। हमें बस 3-4 हफ्तों के लिए मैदान साफ करना है ताकि नए माल के लिए मार्केट बना सकें। उसके बाद हमें कोई सरोकार ना होगा, इसलिए नई महम पर पूरे वसाइल होने चाहिए। और अब एक अहम किस्सा सुनो। तारिक के मारे जाने वाले का नाम मुकर्रिब खान है और वो ईसा खान नामी किसी शख्स के लिए काम करता है। ईसा खान ने राजू के अड्डे को चर्च की फ़रोख्त के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मगर तुम्हारे आदमियों ने उसे तबाह कर दिया। मुकर्रिब खान को राजू के अड्डे पर हमले में तारिक का भी कुछ ना कुछ हाथ था, इसलिए वो उसका पीछा करता रहा, मगर उसके कत्ल ने ईसा खान को और खौफजदा करने की बजाय भड़का दिया है। शायद उसे इल्म नहीं कि मुकर्रिब मौत से पहले तारिक की राह पर लगा हुआ था, वरना तारिक से बराह रास्त भिड़ जाता। उसका कबायली खून जोश मार रहा है, मगर मैं खून हराबे से हतल इम्कान गुरेज करना चाहता हूँ। ईसा खान लालची आदमी है। तुम फ़ोन पर अपना नाम जाहिर किए बगैर ऑफ़र दो कि अगर वो चर्च के धंधे से अलग रहे तो उसे महाना एक रकम मिलती रहेगी। रकम का तयन मैं तुम पर आखिरी काल में करूँगा और वो रकम आखिरी हद 50,000 से तजावुज़ नहीं होनी चाहिए, ओवर एंड ऑल। तो क्या हम वाकई ये रकम उसे अदा करेंगे, डैनी ने सवाल किया। हाँ, बॉस की गनुदा आवाज़ अटल थी, मगर वो अदा हो जाएगी तो अदायगी पेशगी और फौरी होगी, मगर सारा काम खुद करना होगा, ओवर। इस हतीर रकम की अदायगी के लिए तो सामने आना ही होगा, ओवर। शहर में बेहतरी गैर मानूफ लेटर बक्स हैं जिनमें 1 में सिर्फ एक बार डाक निकाली जाती है। तुम ऐसे किसी लेटर बॉक्स का इंतखाब करके उसके ताले की 2 चाबियाँ तैयार कर लो और एक किसी ज़रिए से ईसा खान को भिजवा दोगे। फिर लेटर बॉक्स डाक निकाले जाने के बाद ताला खोलकर रकम का पैकेट उस लेटर बॉक्स में डालकर ताला लगा दोगे और ईसा खान को फ़ोन करोगे कि वो चाबी इस्तेमाल करके उस लेटर बॉक्स से रकम का पैकेट निकाल ले। मुमकिन हो तो तुम दूर रहकर जायज़ा भी ले सकते हो, वरना इसकी ज़रूरत नहीं।
वो रकम लेने के बाद मुनकिर नहीं होगा। मैं समझ गया सर। डैनी ने दिल ही दिल में बॉस की सोई हुई बेजरर तजवीज़ की तारीफ करते हुए कहा। हो सकता है उसे दूसरी बार रकम देने की नौबत ही ना आए और हमारी पूरी मार्केट में वो छा जाए। ओवर। तुम अक्लमंद हो बिला तामिल कहा गया। ये भी मैदान साफ करने की एक तरकीब है, लेकिन हर एक को हम हतीर रकम ना दे सकेंगे। ईसाहान का मामला मुख्तलिफ है, उसके 2 आदमी मारे जा चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि रकम के लालच में वो चर्स फरोशी के साथ ही दोनों मामलों की तफ्तीश से भी किनारा कश हो जाए। वो पैरवी करता रहा तो पुलिस भी बाल की खाल निकालने पर मजबूर हो जाएगी। ओवर। मैं ईसाहान से अभी रजू करता हूँ सर। ओवर। मामला तय करके तुम D2 को ब्रीफ कर देना, रकम की अदायगी वही कर देगा। ओवर एंड ऑल। B4 ने सिलसिला मुनक़ता कर दिया। डैनी ईसाहान के ट्रांसपोर्ट के धंधे से वाकिफ था, इसलिए टेलीफोन डायरेक्टरी में उसके नंबर तलाश करने में कोई दुश्वारी नहीं हुई। डैनी ने पहले उसे घर फ़ोन किया, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन वो दफ्तर में मिल गया। ईसाहान, मैं तुम्हारा एक दोस्त और हमदर्द बोल रहा हूँ, डैनी ने नर्म और दोस्ताना लहजे में कहा। मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। क्या तुम दफ्तर में अकेले हो? बोलो बोलो, क्या बात है? ईसाहान की उखड़ी उखड़ी आवाज़ सुनाई दी। इधर सब हमारा दोस्त बरादर लोग हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम जो चाहो रख सकते हो, लेकिन हूँ मैं तुम्हारा हैर हुआ। डैनी ने जवाब दिया। शायद आजकल तुम परेशान हो, तुम्हारे 2 साथी भी तुमसे बिछड़ चुके हैं। मैं इसी सिलसिले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ताकि ऐसे नुकसानात का सिलसिला दराज ना होने पाए। ओह, ईसाहान की तहैयर आमेज़ आवाज़ सुनाई दी। फिर वो शायद माउथ पीस पर हाथ रखे बगैर किसी से मुहातिब हुआ था। और शहबाज खान, तुम लोग बाहर ठहरो, मैं बात करके तुम्हें अंदर बुलाऊंगा। फिर कदरे सकूत के बाद वो डैनी से मुहातिब हो गया। तो मुकर्रब खान को तुमने मारा है? उसका लहजा सर्द और जज्बात से यकसर आरी था। तुम अपने नताइज अहज़ करने के लिए आज़ाद हो। मैं बस इतना कहूँगा, मुकर्रब खान अपनी हमाकत की वजह से मारा गया, और जो भी उसकी तकलीद करेगा उसी अंजाम से दोचार होगा। तो सिर्फ यही धमकी देने के लिए फ़ोन किया है तुमने? ईसाहान की आवाज़ तलह हो गई। कसम परवरदिगार की कि अगर तुम्हारी परछाई का भी पता चल गया तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी हड्डियों का सुरमा बनाऊंगा। आहर तुमने मुझे समझा क्या है? और तुम्हारी ये मजाल कि तुमने मेरे आदमी पर हाथ डाला। तुमने जोशो इंतकाम की बातें ना तजुर्बाकार नौजवान को जेब देती हैं हान, तुम्हें नहीं। डैनी बदस्तूर पुरसकून रहा। तुम्हें क़यामत तक भी मालूम ना हो सकेगा कि मुकर्रब खान पर क्या गुजरी थी। मैं तुम्हें ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, इसलिए मामले की बात तय करना चाहता हूँ। क्या मामला? ईसाहान के लहजे में बदस्तूर बरहमी कायम थी। तुम इज़्ज़तदार आदमी हो, जाहिर है कि चर्च की खरीदो फरोख्त में अपनी गिरफ्तारी पसंद नहीं करोगे। बकवास है ये, ईसाहान भड़के हुए लहजे में बोला। चर्च से मेरा क्या वास्ता? मैं ऐसे धंधों में नहीं पड़ता। फिर राजू से शायद पोल्ट्री फार्म चलाने के लिए शिरकत हुई थी तुम्हारी। डैनी ने तंजिया लहजे में कहा। मुझे बेखबर ना समझो हान, पूरी मालूमात हासिल करने के बाद ही मैंने तुमसे बराह रास्त बात करने का फैसला किया है। ईसाहान ने राजू को एक गंदी सी गाली दी। फिर बोला, अब शायद तुम अपनी जुबान बंद रखने की कीमत चाहते हो। मैं ब्लैकमेलर नहीं हूँ ईसाहान। डैनी हल्की सी हंसी के साथ बोला। बस इतना चाहता हूँ कि तुम शरीफ आदमी हो, अपने ट्रांसपोर्ट के धंधे पर तवज्जो दो। चर्च का लेन देन तुम्हारे बस की बात नहीं, इससे अपना दामन साफ रखो और भूखे मरो। ईसाहान की जहरीली आवाज़ रिसीवर पर उभरी। शायद तुम ये समझते हो कि ट्रांसपोर्ट के कारोबार में खून बरसता है। ये कहकर उसने यके बाद दीगरे 2-3 तकील गालियाँ दी। फिर बोला, डीजल महंगा, सड़कें खराब, स्पेयर पार्ट्स के बारे में सोने के मोल मिलते हैं। मुकाबला इतना सख्त है कि जिसके पास 15-20 हज़ार रुपया है वो किस्तों पर ट्रक लेकर ट्रांसपोर्टर बन जाता है और रुपए के बदले 12 आने में माल उठाता है। जब जायज़ धंधे का ये हाल हो तो आदमी बाल बच्चों का पेट कहाँ से भरे? मैं तुम्हें 10-5 हज़ार रुपये महीने देने को तैयार हूँ, डैनी ने पेशकश की। हैरात। ईसाहान का लहजा तहैयर आमेज़ था। अभी मैं इतना कंगाल नहीं हुआ हूँ, बस शाम मेरे दस्तरखान पर 10-20 मेहमान ज़रूर होते हैं, तुम गलत समझे। डैनी उसकी बात काट कर बोला, ये इस बात की कीमत होगी कि तुम चर्च का धंधा नहीं करोगे। अब समझा, तुम मुझे मैदान से बाहर रखना चाहते हो। जो ट्रांसपोर्ट का हाल है वही हमारा भी है, डैनी ने कहा। हम अपनी रोज़ी में किसी को शरीक नहीं होने देंगे। राजू को साथ मिलाकर तुमने हशर देख ही लिया, मगर हम सीधी उंगलियों से घी निकालना चाहते हैं। तुम मानो ना मानो तो एक रोज़ अपने आखिरी आदमी को भी अपने हाथों से मट्टी देकर तनहा रह जाओगे। फिर तुम्हें मेरी पेशकश याद आएगी, लेकिन 10 हज़ार कम है। चंद सानियों की बोझल सकूत के बाद ईसाहान की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। वो सियाना आदमी था और उसने डैनी के अल्फाज का हकीकी वज़न महसूस कर लिया था। मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता, आज़ाद इलाके से मेरे मखसूस आदमी माल लाते हैं और मैं बाज़ार में पहुंचा देते हैं। मैं बैठे बिठाए उससे कई गुना मुनाफा कमा लेता हूं। ये पुरानी बात है ईसाहान, डैनी ने नर्म लहजे में कहा, मगर अब ऐसा न हो सकेगा। मुकर्रब खान से हम सब ने मालूम कर लिया था। तुम्हारे आदमी और उनका तरीक़ाकार हमारी निगाहों में है।
नफ़ा तो दरकिनार, अब तुम असल भी वसूल ना कर सकोगे। रोज़ तुम्हारे आदमी हलाक या जख्मी होंगे तो पुलिस भी तुमसे उकता जाएगी और तुम्हारे देने की बजाय तुम ही को अंदर कर देगी। खुश फहम की बजाय हकीकत पसंद बनने की कोशिश करो। कम से कम 20,000 माहाना होने चाहिए। ईसाहान के लहजे से जाहिर था कि उसने तजब्जब के साथ अपना मुतालबा पेश किया था। कुछ ना करने के 20,000? डैनी ने इस्तहज़ाया लहजे में कहा। खुदा का खौफ करो ईसाहान, कहने को उसने कह दिया, लेकिन दिल ही दिल में वो खुश था कि बॉस के दिए हुए टारगेट से कहीं कम पर बात बनती नजर आ रही थी। अभी एक बात करो। इस बार ईसाहान की आवाज़ में इतमाद की तवानाई थी। 15 से 1 पैसा कम ना लूंगा। चलो मंजूर, डैनी ने खुशदिली से कहा, लेकिन तुम या तुम्हारा आदमी 1 तोला माल भी कहीं नहीं देगा, हराम समझो। ईसाहान ने उसे यकीन दिलाया। तो बात पक्की हो गई ना? बिल्कुल पक्की, बल्कि इस महीने की रकम तुम्हें कल पेशगी मिल जाएगी, डैनी ने कहा। धोखा तो नहीं होगा? किस बात का धोखा? डैनी ने सवाल किया। तुमसे कुछ खरीदा नहीं जा रहा। हम रकम दिए बगैर उड़ा ले जाएंगे। रकम मुअल्लिक रहेगी तो तुम पाबंद रहोगे, रकम ना मिली तो बाजार में अपनी मर्जी का माल फेंकने के लिए पूरी तरह आज़ाद होगे। फिर रकम किस वक्त लाओगे कल? ईसाहान ने अहमकाना सवाल की हिफ़्फ़त छुपाने के लिए दूसरा सवाल किया। तुमसे या मेरा कोई आदमी नहीं मिलेगा, बस डील हो जाएगी। तुम्हारे खाने से गर्ज होनी चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। रकम का गरूब होने से पहले किसी न किसी तरह मिल जाएगी, कल सूरज गरूब होने से पहले। ठीक है, हम इंतज़ार करेगा। अपनी कीमत वसूल करने के बाद ईसाहान की आवाज़ की तंदी रफ़ा हो गई। डैनी कामयाबी पर मुस्कुराते हुए फ़ोन बंद कर दिया। अगली सुबह वो टोक्यो के लिए रवाना होने वाला था और ये मिशन बहुत पुरस्कार था। गो जुराइम की दुनिया से उसका कारा पुराना था, मगर एक बैनुल-अक़वामी परवाज़ पर महज हुलिये या कोड के जरिए एक अजनबी से मुलाकात का तस्वुर उसके लिए बिल्कुल नया था। किसी भी शहर या मुल्क में ऐसी मुलाकात महदूश हो सकती थी, लेकिन जहाज़ पर मुख्तलिफ मुकामात से मुख्तलिफ मंजिलों के लिए होने वाले मुसाफिरों को गुफ्तगू पर कोई चालाक तरीन सरबराह भी शुबा नहीं कर सकता था। डैनी को मान लेना पड़ा कि इनका सरबराह इंतहाई ज़हीन आदमी था और खतरात को टालने में खसूसी मलका रखता था। गैर मुल्की पार्टी से हीरोइन के नमूने की मंजूरी उसने उम्दा प्रोग्राम तरतीब दिया था। फिर ईसाहान को रकम की तरसील के लिए भी उसने बेदाग मंसूबा तजवीज़ किया, वरना डैनी को सामने आए बगैर ईसाहान को रकम देना नामुमकिन नजर आ रहा था। लेकिन दोनों ही तरीके हाथ से महंगे थे। ईसाहान चर्च फरोशी से रोकने के लिए 15,000 रुपये माहाना डैनी की समझ से बाला थी। ये बात फिर दूसरी टोक्यो के सफ़र और वहाँ की सूरत में डैनी हज़ारों रुपये खर्च करने वाला था, तो उसकी आमदनी में से ही अदा होने वाले थे। हीरोइन के बारे में डैनी लाइल्म था, क्योंकि ये नए दौर का एक नया नशा था, मगर चर्च वगैरह के बारे से अच्छी तरह जानता था कि उसके तैयार करने वाले वाजबी रकम उसे फ़रोख्त करते थे। फिर दर्जा ब दर्जा कई हाथों गुजरने के बाद चर्च के टुकड़े असल से कई गुना महंगे दामों गाहकों को फ़रोख्त किए जाते थे, जिसकी वजह से उसकी महदूश नकलो हमल, कई अफराद का नफ़ा और फिर माल पकड़े जाने की सूरत हाल वाले नुकसान की पेशगी अजाले के लिए माल की बुनियाद में इजाफा ऐसे अनासर थे जो बज़ाहिर हतीर नजर आने वाले नफ़ा को कम कर देते थे। फिर इंतज़ामी रजात और इम्तनाई इदारों से वाबस्ता बाज़ बददयानत एहलकारों के लगे बंदे नजराने उसके अलावा थे। इन तमाम इम्कानात की रोशनी में अगर 1 पैसे में तैयार होने वाली चर्च की गोली नशे बाजारों को ढेरों रुपये, 1.5 रुपये में फ़रोख्त की जाती थी, तो ये कीमत जायज़ थी। थूक दामों और हुर्दा कीमत फ़रोख्त में इस ज़बरदस्त फ़र्क को अखबारात में अमूमन रंग अमेज़ी के साथ पेश किया जाता था। एक आम कारी को इस धंधे में दरपेश उलझनों का कोई इल्म नहीं था, लिहाजा वो दोनों कीमतों के फ़र्क को इस काले धंधे का नफ़ा तस्वर करता था। और फिर बहुत से कच्चे जहन रातों रात लखपति बनने के चक्कर में इस राह को इख्तियार कर बैठते थे और यूँ पेशावर मंशियात फरोशों को बाजार में ऐसे ताले आजमाओं का सामना भी करना पड़ता था जो इनफरादी तौर पर बहुत कम मिकदार लाते थे, लेकिन ऐसे सैकड़ों शौकीनों की वजह से बाद इलाकों में तलब और रसद का तवाज़न हासा बिगड़ चुका था। डैनी के नज़दीक ईसाहान भी एक शौकिया मंशियात फरोश था जो फाजल आमदनी के चक्कर में चर्च का काम करने लगा था, लेकिन उस जैसा फ़र्द वाहिद भी डैनी के बॉस के लिए इतना अहम हो गया कि उसे रास्ते से हटाने के लिए माहाना एक बड़ी रकम की अदायगी बर्दाश्त करनी पड़ गई थी। बहरहाल डैनी खुश था कि वो नित नए असरार और रमूज सीखता जा रहा था। मुकामी राब्ते तो खैर उसकी निगाह में थे, मगर एक बार किसी मजबूत बैनुल-अक़वामी गिरोह से मिल बैठने के बाद वो ज़बरदस्त कारनामे दिखा सकता था। उसका जहन अपने बॉस की पूरी शख्सियत में उलझ गया। वो किस कदर खूबसूरती और महारत के साथ माशरे में अपनी दोहरी शख्सियत बरकरार रखे हुए था। सिकंदर अली के रूप में वो बदी का दुश्मन और नेकियों का पैगाम्बर था, मगर वही सिकंदर अली जब बॉस या B4 की कैंचली बदलता तो बदी के इन दाता का भयानक रूप धार कर हर तरफ से नेकियों की बीच कनी पर तुल जाता। डैनी ने फैसला कर लिया कि टोक्यो से वापसी पर वो सिकंदर अली के मकान में ज़रूर नकेब लगाएगा। KLM की इस मखसूस परवाज़ में डैनी की नशीस मखसूस थी, मगर फिर भी वो मुकर्ररा वक्त से चंद मिनट पहले ही एयरपोर्ट पहुंच गया।
उसने ब्रीफकेस से पिस्तौल निकालकर घर पर ही छोड़ दिया और बारीक दस्ताने घर से निकलते हुए हाथों पर चढ़ा लिए थे। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे बॉस इसकी उंगलियों के निशानात हालैंड की फर्म के नुमाइंदे तक भी ना पहुंचाना चाहता हो, लिहाजा वो इसी नोक एहतियात बरोएकार लाया था। हीरोइन के सफूफ की एक सरफर थैली उसने अपने अंडरवियर में छिपाई थी। उसका ख्याल था कि एक बार बाहिफाजत जहाज पर सवार होने के बाद वो टॉयलेट में किसी खतरे के बगैर इस थैली को निकालकर कोट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल कर सकेगा। दूसरी थैली वो घर ही छोड़ आया था। एयरलाइन के काउंटर पर उसने अपने मुख्तसर से सूटकेस का वजन कराने के बाद बोर्डिंग कार्ड समेत पैकेज टिकट हासिल किया और फिर बेपरवाही से ब्रीफकेस को झुलाता हुआ सिक्योरिटी वालों की तरफ बढ़ गया। उसने महसूस किया कि इस मुकाम पर तजुर्बेकार अफराद मामूर थे जो शहादत या मुहब्बरी से ज़्यादा अपने तजुर्बे के सहारे तहजीबी अनासर को पहचान सकते थे। मगर डैनी भी अनाड़ी नहीं था। अपने तासुरात पर उसे मुकम्मल कंट्रोल हासिल था और ऐसे यकीन था कि उसके दिल की धड़कनें भी मामूल पर थीं। वो करीब था तो उसका कारोबार दी ब्रीफकेस एक्सरे मशीन में चलती हुई बेल्ट पर डाल दिया गया। उसके पहलुओं और पुश पर हाथ फेरकर सरसरी जामिया तलाशी ली गई और फिर उसे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई, जहां इमिग्रेशन हकाम ने उसके पासपोर्ट पर मुल्क से अहराज की मोहर लगाकर उसकी रवानगी के मुराहल मुकम्मल कर दिए। डैनी बेपरवाही से लाउंज में बैठा रहा और जब उसकी परवाज़ की रवानगी के लिए तैयारी का ऐलान किया गया तो वो लाउंज से निकल आया। उस परवाज़ पर कराची से फर्स्ट क्लास में परवाज़ करने वाले कुल 2 मुसाफिर थे। डैनी अपने अधेड़ उम्र साथी की हमरा वैन में सवार हुआ और फिर जहाज़ में परों से आगे लगी हुई सीढ़ी के करीब ज़ाब्ते की आखिरी कार्रवाइयों के बाद देव हैकल तैयारे पर सवार हो गया। फर्स्ट क्लास कैबिन में पहले से 3 मुसाफिर मौजूद थे। तीनों ही सफ़ेद फाम थे, मगर उनमें 2 मर्द थे और तीसरी एक जवान साल औरत जो खिड़की के करीब वाली नशीस में धनसी बैठी हुई थी। तेज़ धूप में खिड़की से बाहर रनवे पर कुछ देख रही थी। डैनी ने अपनी नीली टाई पर लगे हुए बकरे की शबिया वाली नकराई टाइटन को दानिस्ता छेड़ा। एक सफ़ेद फाम गैर मुल्कियों से देख रहा था। वो थोड़ा सा मुस्कुराया और डैनी बेहिलाकर मुस्कुरा दिया। उसका दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा कि हालैंड और इटली के सिंडिकेट के नुमाइंदे ने शायद उसे पहचान लिया था। वो अपनी नशीस पर बैठ गया लेकिन बेचैनी का शिकार रहा। उसकी निगाहें गैर इरादी तौर पर बार बार उस सफ़ेद फार्म की तरफ उठ रही थी जो उसे देखकर मुस्कुराया था, मगर वो अपने गर्दोपेश से बेखबर अपनी गोद में फैलाए हुए अखबार के मुताले में हमनक रहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।